हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम करने जा रहे हैं आपके इंडियन सोसाइटी पार्ट ए की लास्ट वीडियो। हाँ जी, हमने सारी वीडियोस कंप्लीट कर दी हैं आपके एनसीईआरटी बुक की, इंडियन सोसाइटी की। ये हमारा लास्ट वीडियो है क्वेश्चन एंड आंसर की, जहाँ पे हम चैप्टर 4 के क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे जो आपके बुक के पीछे दिए हुए हैं। एनसीईआरटी बुक के एंड में जो आपके आफ्टर द कंटेंट फिनिशेस, तो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो हम कर रहे हैं। उसके अलावा इफ़ यू वांट कि मैं और कहीं से क्वेश्चन आंसर्स कवर करूं या और कहीं से मैं आपकी वीडियोस कवर करूं, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर करूं, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। आई विल मेक श्योर कि जो आपकी नीड्स रिक्वायरमेंट डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँ। अब स्टार्ट करते क्वेश्चन 1 से। हमें बात करनी है फ्रेज इनविजिबल हैंड। तो जो फ्रेज था इनविजिबल हैंड वो एडम स्मिथ ने दिया था। यहाँ पे क्या है कि जो मार्केट का नेचर हो वो सेल्फ रेगुलेटिंग रहे, जो इंडिविजुअल का एक्शन है वो सेल्फ इंटरेस्ट के द्वारा ड्राइव हो और अनइंटेंशनली वो कंट्रीब्यूट कर सके ओवरऑल इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, ताकि सोसाइटी विदाउट सेंट्रल प्लानिंग या रेगुलेशन के बिना भी अच्छे से चलती रहे। So that is the term invisible hand and it was coined by Adam Smith. Now question 2 is, how does a sociological perspective on markets differ from an economic one? जब हम मार्केट के ऊपर सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कैसे डिफरेंट है वो हमें बताना है यहाँ पे। जब हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो वो सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट देख रहे हैं मार्केट के, जैसे कि प्राइसिंग क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, कितनी सेविंग्स आ रही हैं, मार्केट मार्केट की एफिशिएंसी, कैपिटल एक्यूमुलेशन। तो टेक्निकलिटी के यहाँ पे बारे में बात होता है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट जब हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो वो मार्केट को एक कल्चरल और सोशल एम्बेडेड इंस्टीट्यूशन की तरह देखते हैं, जहाँ पे सोशल नॉर्म्स, रिलेशनशिप, पावर डायनामिक्स और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के द्वारा मार्केट को देखा जाता है। तो आप देख सकते हो कि दोनों दोनों के पर्सपेक्टिव में कितना डिफरेंट है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है एंड हियर सोशोलॉजिस्ट आर लुकिंग एट मार्केट्स एज कल्चरल एंड सोशल एम्बेडेड इंस्टीट्यूशन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 3। हमें बात करनी है, इन व्हाट वेज इज अ मार्केट सच एज अ वीकली विलेज मार्केट अ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो जो मार्केट्स है, स्पेसिफिकली यहाँ पे क्वेश्चन में विलेज मार्केट पूछा है, वो कैसे सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क करती है वो हमें इस क्वेश्चन में मेंशन करना है ना। वीकली विलेज मार्केट जो होती हैं, जैसे कि हमने आपके बुक के अंदर भी पूरा बस्तर वीकली विलेज मार्केट के बारे में एक पूरा डिटेल में अलग से स्पेसिफिक नोट डाला हुआ था, तो यू कैन पुट एग्जाम्पल यहाँ पे। तो जैसे कि हार्ट इन बस्तर वो एक इकोनॉमिक स्पेस से ज़्यादा एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क करते हैं, बिकॉज वहाँ पे लोग क्या है कल्चरल एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, सोशल बॉन्ड्स वहाँ पे बनते हैं, कम्युनिटी नीड्स को भी फुलफिल किया जाता है। तो ये जितनी भी मार्केट्स हैं ये सोशल इंटरेक्शन के लिए काफ़ी हद तक यूज़ होती है। किनशिप टाइज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी लोग परफॉर्म करते हैं अलोंग विद कल्चरल एक्सप्रेशंस अलोंग साइड ट्रेड। तो ये अपने आप में एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क करती हैं। नाउ क्वेश्चन 4 इज, हाउ डू कास्ट एंड किन नेटवर्क कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। तो कैसे कास्ट एंड किनशिप, जो किनशिप लाइक रिलेशन, ब्लड रिलेशन आप कह लो, वो कैसे किसी के भी बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है उसकी सक्सेस के लिए। नाउ कास्ट एंड किनशिप नेटवर्क के द्वारा क्या है, एक ट्रस्ट और कोऑपरेशन लोगों के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से रिस्क रिड्यूस हो जाता है बिजनेस के अंदर। और ये जितने भी नेटवर्क है ये मोनोपलीज के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर, जैसे कि नकरातराज है बैंकिंग के अंदर, जो कि एक शेयर्ड सोशल नॉर्म और ऑब्लिगेशन देखी जाती है। जितने भी सोशल रिलेशनशिप है, कम्युनिटाइज है, ये सब रिसोर्स पूलिंग, क्रेडिट अरेंजमेंट, ट्रेड फैसिलिटेशन और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसके द्वारा बिजनेस की एक सक्सेस हमें देखने को मिलती है कास्ट एंड किन नेटवर्क्स के द्वारा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 5। इन what ways did the Indian economy change after the coming of colonialism? तो colonialism के आने के बाद जो इंडियन इकोनॉमी थी वो डिसरप्ट हो गई थी, राइट। नेगेटिव चेंजेस हमें देखने को मिले थे, बिकॉज जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी हमारी इंडिया की वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गई। उसके कोई भी वी कैन से कस्टमर्स नहीं थे, बिकॉज जो ब्रिटिश टेक्सटाइल थी उसने बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दिया हैंडलूम इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से हैंडलूम इंडस्ट्री हमारी डिसरप्ट हो गई। देन इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट
एक्सपोर्टर जो इंडिया था पहले, अब वो चेंज होके अब रॉ मटेरियल सप्लायर बन चुका था। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिली। ट्राइबल मार्केट्स को नेशनल इकोनॉमीज में जोड़ दिया, जिसकी वजह से जो ट्राइब थी उनको लैंड एलिनेशन फेस करनी पड़ी। हावेवर जो कुछ कम्युनिटीज थी, मारवाड़ी हो गए, उसने कॉलोनियल मार्केट के साथ अडेप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से उनको और भी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिली ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 6। हमें कमोडिटाइजेशन का मीनिंग एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज कमोडिटाइजेशन, कमोडिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो कमोडिटाइजेशन मतलब कोई भी ऐसे गुड और सर्विसेज हैं, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज हैं, हम उनको बाय एंड सेल कर सकते हैं, वो मार्केटेबल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो मार्केट में क्या होता है, बाय एंड सेल ही होती हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल वाटर जो पहले फ्रीली अवेलेबल था, अब उसको हम बॉटल में डाल के बेचते हैं, खरीदते हैं। एजुकेशन, प्राइवेट कोचिंग दी जाती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज बेचे जाते हैं। ये सब भी एक आज के टाइम पे बहुत महंगी और बड़ी कमोडिटी बन चुकी है। थर्ड हमारा आएगा कल्चरल प्रैक्टिसेस। योगा, आयुर्वेदा, अब आज के टाइम पे ये ग्लोबली मार्केट की जाती है एंड ग्लोबली सेल की जाती है। ना क्वेश्चन 7 इज व्हाट इज स्टेटस सिंबल। ना एक स्टेटस सिंबल ऐसा प्रोडक्ट होता है जो किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की सोशल वेल्थ या सोशल स्टेटस शो करता है। यहाँ पे हम सिंबॉलिक कंजम्पशन को देखा, रिफ्लेक्ट करता है ये जो हमारा स्टेटस सिंबल है, जहाँ पे लोग लग्जरी आइटम्स परचेज करते हैं, जैसे ब्रांडेड क्लोथिंग, हाई एंड कार्स, डिजाइनर एक्सेसरीज, ताकि वो अपनी जो सोशल पोजीशन है सोसाइटी के अंदर वो दर्शा सके। तो दैट इज नोन एज स्टेटस सिंबल। Now, question 8 is what are some of the processes included under the label of globalization? तो globalization के अंदर क्या है, इकोनॉमीज, कल्चर, सोसाइटीज की इंटरकनेक्शन हमें देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। और कुछ प्रोसेसेस क्या है, इंटरनेशनल मूवमेंट होती है गुड्स की, सर्विसेज की, मनी की, यहाँ पे लेबर मतलब पीपल की भी। इंटीग्रेशन हो गई है लोकल मार्केट्स की ग्लोबल इकोनॉमीज के साथ। कल्चरल एक्सचेंज हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि मार्केटिंग इंडियन योगा या फिर पुष्कर कैमल फेयर, जो कि ग्लोबल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, हु कम्स इनटू इंडियन सोसाइटी एज वेल एज इंडियंस भी बाहर जाते हैं। सो इट्स लाइक अ वाइस वर्सा। सो दीज वर सम ऑफ द प्रोसेसेस जो ग्लोबलाइजेशन के अंडर हम मेंशन कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 9। व्हाट इज मेंट बाय लिबरलाइजेशन। नाउ लिबरलाइजेशन एक ऐसा इकोनॉमिक रिफॉर्म है जो बात करता है कि जो स्टेट कंट्रोल है मार्केट्स, इंडस्ट्रीज के ऊपर, मार्केट्स के ऊपर, वो रिड्यूस कर दिया जाए। प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए पब्लिक एंटरप्राइजेस की, डीरेगुलेशन होनी चाहिए, इंपोर्ट टैरिफ्स कम होने चाहिए, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना चाहिए ताकि वो डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट होकर ग्लोबल मार्केट में उतर सके। तो दैट इज मेंट बाय लिबरलाइजेशन। Now, this is our last question जो आपके NCERT बुक में mentioned है. This is our question 10. In your opinion, will the long-term benefits of liberalization exceed its cost? Give reason for your answer. Now, long-term benefits क्या है liberalization के? वो exceed कर सकते हैं cost को अगर उनको effectively manage नहीं किया जाए। जैसे कि economic growth है, global integration है, innovation है, उन्होंने IT और agriculture जैसे industries को काफ़ी ज़्यादा boost किया है। However, जो कॉस्ट है, जैसे कि हार्म टू स्मॉल फार्मर्स हो गया, जॉब लॉसेस हो गए ट्रेडिशनल सेक्टर्स में, इनइक्वालिटी जो राइज हो रही है, उनको भी हमें मिटिगेट करना चाहिए, जहाँ पे हमें सब्सिडीज, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और सोशल सिक्योरिटी मेजर्स लाने चाहिए। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ साथ वल्नरेबल सेक्शन को भी प्रोटेक्ट किया जाए। So this was like how can long term benefit liberalization can exceed its cost। तो ये हमने इस आंसर में जाना है। आई होप आप लोगों को ये सारे आंसर समझ में आए होंगे। आई ट्राइड माई बेस्ट। बाकी इंग्लिश में तो ऑफ कोर्स जो आपको लिखना है वो आप वीडियो पॉज करके यू कैन राइट डाउन योर आंसर, उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको लर्न भी होंगी। एंड माई मेन मोटिव इज टू एक्सप्लेन ताकि आपको पॉइंट्स याद रहे। बाकी इंग्लिश में तो आप सब लिख ही लोगे। बाकी फिर भी इफ़ यू वांट की स्पेसिफिक टर्म्स, वर्ड्स, तो आप वीडियो पॉज करके अपने सारे आंसर्स वन बाय वन देख लेना, राइट कर लेना। राइटिंग भी ज़रूरी है, उसी से आपकी क्या है स्पीड जो इंक्रीज होगी एंड आप टाइम पे अपना पेपर फिनिश कर पाओगे। सो दिस वाज आवर चैप्टर 4 द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन के एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर। इसके साथ हमारी पार्ट ए इंडियन सोसाइटी बुक होती है फिनिश। वी विल स्टार्ट
पार्ट बी बुक 2 अभी से, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एग्जाम से पहले फिनिश कर दूँ। ऑफ कोर्स वो तो करनी ही करनी है, बट उसके अलावा भी अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन चाहते हैं और कोई स्पेसिफिक आप चाहते हैं कंटेंट कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, जो भी आपकी नीड्स है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और शेयर कीजिए अपने क्लासमेट के साथ, वीडियो को लाइक करिए। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोथ्स।